यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। अभी देखिए, डायमैग्नेटिक कर चुके हम लोग, अब पैरामैग्नेटिक करते हैं। देख लीजिए, द सब्सटेंस विच हैव एटम्स, the substance which have atom or molecules which have atom or molecule of non-zero dipole moment, डाया में जीरो होते हैं भाई, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। आगे लिखिए, दे आर अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली नहीं करता लेकिन अट्रैक्ट करता है। अभी समझ में आ रहा है? दे आर अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल लिखिए इसके। अभी एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, लिक्विड ऑक्सीजन, बहुत हैं इस तरह एग्जाम्पल इसके भी। कर लोगे भी? अब करते हैं प्रॉपर्टीज़ भी इसकी। पहली प्रॉपर्टीज लिखिए जल्दी से, स्पीडली करो काम थोड़ा सा। पहली प्रॉपर्टी लिखिए, व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस are suspended in air and we applied magnetic field, then longest part is in the direction of magnetic field, अगर आप क्या करते हो, किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को सस्पेंड करते हो हवा के अंदर भी और एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो ये रहेगा कि जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी का वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अभी पहले केस में क्या हो रहा था, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, डाया के अंदर भी। यानी क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये अट्रैक्ट हो रहा है फील्ड की तरफ भी। कर लोगे भी? या सेकेंड पॉइंट डालिए। अभी सेकेंड पॉइंट है, व्हेन वी प्लेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस into China dish and we applied a magnetic field, क्या होगा भाई? पहले केस में क्या हुआ था? देखिए, चाइना डिश में हमने फील्ड अप्लाई किया हुआ है, नीचे की मैग्नेट रखी हुई है दो, मान लेते हैं। इसमें लिक्विड डाल दिया, जो भी लिक्विड बना लेंगे इनका कोई लिक्विड में होगा। यस और नो? क्या ऑब्जर्वेशन आई कि जो लिक्विड था इसके अंदर वो किनारों से हट के बीच में आ गया, अभी माउंट बन गया बीच में। पहले डिप्रेशन हो रहा था, अब क्या बन रहा है? माउंट। यानी कोशिश क्या कर रहा है लिक्विड आपका, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। अभी समझ में आ रहा है? अभी डायग्राम बनाइएगा। मैंने क्या लिखा था लास्ट लाइन इसमें? मैग्नेटिक फील्ड, then it move from weak magnetic field to strong magnetic field. It move from weak magnetic field to strong magnetic field. हो जाएगा भाई? डायग्राम बना लीजिएगा। ओके,
थर्ड पॉइंट डालिए, लिखिए व्हेन वी पुट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, when we put paramagnetic substance in U-shaped tube, in U-shaped tube and applied a magnetic field, and applied a magnetic field at one end, then it is moved from weak magnetic field to strong magnetic field. It moved from weak magnetic field to strong magnetic field. पहले केस में जब डायमैग्नेटिक पढ़े थे उसमें ऑब्जर्व किया था, जहाँ पे फील्ड अप्लाई किया जा रहा वहाँ पे लेवल कम हो गया था, अभी दूसरे में लेवल क्या हो गया था, बढ़ गया था। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, अभी जहाँ पे फील्ड अप्लाई करेंगे जिस एंड के ऊपर उसमें लेवल बढ़ जाएगा, अभी दूसरे में क्या लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी डायग्राम बनाओ। मुश्किल है प्रॉपर्टीज़ भी, सिलेबस हमारे पास सिलेबस नहीं है भाई। पता चला भाई यूनिट नंबर 3D सिलेबस में है कि नहीं है? सर अर्थ मैग्नेटिज्म तक है, एलिमेंट है उसके, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है। सिलेबस कॉपी निकलवा लो भाई, सबके पास कॉपीज होनी चाहिए सिलेबस की भी। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट डालिए कभी, फोर्थ पॉइंट डालिए भी। फोर्थ पॉइंट क्या है, लिखिए व्हेन वी प्लेस ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, when we place a paramagnetic substance into a magnetic field, then all magnetic field line passing through the substance, all magnetic field lines passing through the substance, जितनी भी लाइंस हैं सारी कहाँ से पास करती हैं, फिर सब्सटेंस से पास करेंगे। याद है टॉपिक हम पहले कर चुके हैं इस तरह का टॉप पॉइंट एक, किस में किया था, मूविंग कॉइल में भी। मूविंग कॉइल में हम लोगों ने एक बॉल रखी थी भी, याद है कि नहीं है, और वहाँ पे रेडियल फील्ड बनाने के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया था अभी, याद है? उस मैग्नेट के सारा लाइंस कहाँ से क्रॉस कर रही थी, उस बॉल से क्रॉस कर रही थी भी। हो जाएगा भाई। पहले केस में क्या था, एक भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही थी, इसमें क्या करें, सभी लाइन क्या कर रही होती हैं, क्रॉस कर रही होती हैं। हो जाएगा। पांचवा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट मानते हैं एमसीक्यूज के लिए, डायग्राम हो गया भाई, बना लिया। पांचवा पॉइंट लिखिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, magnetic permeability of paramagnetic substance is always greater than 1 by, is always greater than 1। जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो हमेशा एक से बड़ी होती मिलेगी यहाँ पे, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 भी। ओके, अगर म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा तो फार्मूला क्या होता है म्यू आर का भाई, याद है? 1 प्लस जाई भी, तो जाई क्या होगा भाई, ये एक से बड़ा है, यहाँ पे एक को ले आऊँ, एक से बड़े में से एक घटाएंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा भैया। सर नो, आंसर इसका आएगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अभी, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 एंड जाई इज पॉजिटिव। पहले में उल्टा था भाई, समझ में आया? पहले में ये लेस देन 1 था भाई, और जाई की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। ये तो पॉइंट पूरे हो गए अभी आपके। लिखिए अभी नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट अभी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विच हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट,
नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट of individual atom, non-zero dipole moment of individual atom, and it is strongly attracted by magnetic field, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी में लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए इसका कौन से एग्जाम्पल हैं। लिखिए आयरन, एग्जाम्पल भी लिखो आयरन, कोबाल्ट, निकल भी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और एलॉय में देखा तो स्टील भी, एलॉय की फॉर्मेट में देखा जाए तो स्टील, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड ए स्टील। समझ में आया भाई? ये हैं आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई पूछ ले प्रॉपर्टीज बताइए, जो पैरा की हैं सेम प्रॉपर्टीज़ की हैं भी, जरूरत नहीं लिखने की आपको, जो पैरा की हैं वही प्रॉपर्टी इसकी हैं, इसकी भी सेम भी। हाँ, इतना फ़र्क है, जो पैरा वीकली होता है, ये स्ट्रांगली करता है सारा काम भी, हो जाएगा भी। वो वीक अट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है भाई फील्ड से भी। अब कई बार इसमें देखिए ये पूछ लेते हैं रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। रीजन तो हर एक का भी, डाया का भी है, पैरा का भी है, फेरो का भी है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट पूछा गया था, रीजन क्या था इसका होने का भी। आयरन क्यों शो करता है मैग्नेटिज्म को भी। ठीक है, थोड़ा सा स्कोर थोड़ा बताते हैं आपको मैं, देख लीजिए। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस atoms are arranged in a definite patterns. Atoms are arranged in a definite pattern in a given volume भी, in a given volume. Atoms are arranged in a definite pattern in a given volume. This volume is called domain. क्या बोलते हैं इसको? डोमेन बोलते हैं। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड ए डोमेन। इसको डोमेन थ्योरी बोला जाता है। ओके, क्या बोला गया है? जो सब्सटेंस अभी आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके अंदर पूरा बॉडी छोटे छोटे वॉल्यूम में बटा हुआ है अभी। ओके, और इस वॉल्यूम के अंदर जो एटम हैं वो एक खास डायरेक्शन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। कर लोगे इस तरह से भी, हर एक डोमेन के एटम्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इसके बराबर नहीं होंगे, लेकिन इसके सारे बराबर होंगे एक वॉल्यूम में भी। ऐसे में ऐसा इसका कर लोगे भी, यानी बोल सकता हूँ हर एक डोमेन के पास नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन सभी का मोमेंट कितना है, जीरो ही है, क्योंकि नेट के आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर जीरो ही होना है, हो जाएगा भी। इन वॉल्यूम को क्या बोला गया है, डोमेन बोला गया है। तो लिख लीजिए, इन ए डोमेन नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, इज नॉन जीरो भी। इन ए डोमेन नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। डोमेन में जो मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है भी। कर लोगे? अब ये है भैया, अगर नेट की बात करें, टोटल मोमेंटम कितना होगा इसका, डाइपोल मोमेंट कितना होगा, देख लीजिए। टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज जीरो। हर एक का तो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। नेट कितना होता है, जीरो। क्यों? हर एक की डायरेक्शन अलग है भाई, तो नेट आंसर में कितना आएगा, जीरो आएगा भी। कर लोगे? हो जाएगा भी। अब इसको फील्ड में रखा गया, फील्ड अप्लाई कर दिया मैंने भी। फील्ड अप्लाई करने से क्या हो गया, एटम्स ने अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लिया, अरेंज करना शुरू कर दिया अभी। जब मैंने फील्ड अप्लाई किया तो एटम ने क्या कर लिया, अपने आप को अरेंज करना शुरू कर दिया डायरेक्शंस के अंदर भी। इसके भी एटम हो गए इस डायरेक्शन में से। कर लोगे भी? अब इससे दिक्कत क्या हुई, जो बाउंड्रीज थी वो ख़त्म हो गई। क्यों? सारे जैसे हो रहे हैं अभी।
अगर मैं फील्ड अप्लाई करता हूँ तो डोमेन टूटना शुरू हो गया भैया, डोमेन बाउंड्री क्या होगी, ब्रेक होना शुरू होगी, यानी सारे आइटम किसमें चले गए, एक डायरेक्शंस के अंदर। कर लोगे भाई, देख लीजिए, व्हेन वी अप्लाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वी अप्लाइड ए मैग्नेटिक फील्ड atoms are arranged in a definite direction, atoms are arranged in a definite direction, so domain boundary is breaked भी, so domain boundary is breaked भी, तो जो डोमेन बाउंड्री है वो क्या हो गई हैं, ब्रेक हो गई भी, हो जाएगा भी। और बॉडी किस तरह बिहेव करने लगी, बिहेव लाइक ए मैग्नेट भी। कर लोगे, देखिए ये हम लोहे की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चुंबक अब सारे एटम्स किस में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए अभी, हो जाएगा भी। अब फील्ड हटा दिया मैंने यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया अभी, तो वापस डोमेन बनने शुरू हो जाएंगे अभी, हो जाएगा। एटम उसी कंडीशन में आने शुरू हो जाएगा वापस भी, लेकिन इस प्रोसेस को आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा भी। जितने टाइम तक वो वापस आ रहे हैं उतने टाइम तक बॉडी क्या बनी रहेगी, चुंबक बनी रहेगी। समझ में आई बात भाई। अगर आप आयरन को रखते हो फील्ड के अंदर, फील्ड हटा दिया, आफ्टर सम टाइम इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट से। क्यों, उसके एटम्स अभी क्या कर रहे हैं, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं उसी कंडीशंस में भी। इसको थ्योरी को बोलते हैं हम लोग डोमेन थ्योरी भी, हो जाएगा भाई। देखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हिस्ट्रीसिस कराओ। हिस्ट्रीसिस कराओ एक ग्राफ है बी और एच का भी, बी एच कराओ बोलते हैं इसको, या फिर इसको आई एच कराओ भी बोलते हैं। बी फॉर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी, सॉरी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एच फॉर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच फॉर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा आई और एच का भी। तो लिखिए, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। समझिए क्या होना चाहता है। देखिए हमारे पास एक सब्सटेंस है, मान लेते हैं मेरे पास एक सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी, कुछ भी बना लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होते हैं भाई, डोमेन फॉर्मेशंस होते हैं, यस और नो। एक खास वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक खास ऑर्डर में दिखाते हैं भाई। इसके सारे मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में होंगे, एटम्स भी इसके सेम होंगे, इसके सेम होंगे, इसके सेम होंगे, ऐसे भी कर लोगे भाई। और नेट डाइपोल मोमेंट कितना था इनका, 0 था, यानी ये मैग्नेट नहीं था स्टार्टिंग में भी। कर लोगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फील्ड अप्लाई कर दिया अभी, नॉर्थ साउथ भी। मान लेते हैं फील्ड वेरिएबल है, इसको चेंज कर सकता हूँ मैं। कर लोगे। अब देखिए जब नॉर्थ साउथ बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो बी और एच के बीच में या एच और आई के बीच में भी, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आई है। एच क्या देता आपको कि एक फील्ड कितना मैग्नेटाइज करेगा, और आई क्या देगा, एक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होगा भी, यस और नो। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, फील्ड को बढ़ा रहे हैं भी, यानी हम किसको बढ़ा रहे हैं, एच को बढ़ा रहे हैं, यस और नो। अगर हम एच को बढ़ाएंगे तो क्या होगा भी, अगर फील्ड को बढ़ाना शुरू किया तो डोमेन टूटना शुरू हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स अरेंज होना शुरू हो जाएंगे सेम ऑर्डर में भी, यस और नो। इससे क्या हो रहा है, ये कि लगातार क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है अभी। इसकी आई की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है अभी, यस और नो। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सेम ऑर्डर में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, सारे डोमेन टूट चुके होंगे इसके। उसके बाद आप कितना ही एक्सटर्नल फील्ड लगा दो, आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी भी, उससे ज़्यादा मैग्नेट बन नहीं सकता वो मैक्सिमम उसका। कर लोगे। यानी जो ग्राफ स्टार्ट होगा मेरा, एच को इंक्रीज़ करूँगा अगर मैं, तो आई इंक्रीज़ करेगा, पक्की बात है अभी। लेकिन एक टाइम के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट बिकेम कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगी वो, कॉन्स्टेंट। यानी ग्राफ चला 0 से लेके ए तक, ए के बाद वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट भी। ग्राफ ऐसा गया अभी, हो जाएगा अभी। अभी पूरी तरह से क्या बन चुका है, मैग्नेट बन चुका है अभी, हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस फील्ड को घटाना शुरू कर दिया अभी। फील्ड घटेगा तो वापस डोमेन बनने शुरू हो जाएंगे, वापस ये क्या होने लग जाएगा, डीमैग्नेटाइज होने लग जाएगा अभी। कर लोगे।
लेकिन जब ऑब्जर्वेशन नहीं आई, जब इसको फील्ड को घटा रहे थे, ग्राफ ने उसी शेप में वापस ग्राफ नहीं आया। अभी ग्राफ ने अपनी शेप चेंज कर लिया, ग्राफ यहाँ पे आकर रुक गया। अभी ये पॉइंट कौन सा था, मान लेते बी पॉइंट। अभी क्या हुआ, सारा फील्ड हटा दिया मैंने, अभी कोई मैग्नेट नहीं मेरे पास। तो क्या हुआ, ये वापस क्या बनाना शुरू कर दिया इसने, डोमेन बनाना शुरू कर दी। लेकिन डोमेन, इसको कुछ टाइम लगा उस फॉर्मेशंस करने के लिए। यानी फील्ड हटाने के बाद ही बॉडी किस तरह बिहेव कर रही थी, बिहेव लाइक के मैग्नेट्स में। यानी उसके पास फील्ड था खुद का भी, खुद का फील्ड का कौन है, आई है, बाहर का फील्ड कौन है, एच है। बी पॉइंट पे क्या ऑब्जर्वेशन आई कि बाहर को फील्ड ही नहीं है, मैं लगा ही नहीं रखा फील्ड कोई। बी का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, लेकिन खुद क्या फील्ड भी है उसके पास, तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे नॉन जीरो भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके खुद के फील्ड को जीरो करने के लिए हमने क्या कर दिया, उल्टा फील्ड लगा दिया, अभी रिवर्स फील्ड अप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, साउथ, यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉर्थ पे। डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, नॉर्थ से साउथ। अब ये फील्ड क्या कर रहा है, इसके इंटरनल फील्ड को कैंसिल कर रहा है अभी, यस और नो। अब इसकी वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया, कौन से फील्ड की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर रहे हैं हम लोग, बाहर वाले फील्ड की, नेगेटिव फील्ड बोल सकते हैं इसको हम लोग, नेगेटिव एच भी इंक्रीज करना शुरू किया। तो इंक्रीज करना शुरू किया तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू 0 हो गई, यानी इंटरनल फील्ड क्या हो गया इसका, टोटली 0 हो गया। लेकिन उस टाइम एच 0 नहीं था भाई, कुछ वैल्यू थी एच की उस टाइम भी, यस और नो। तो सी पॉइंट पे क्या हुआ, आई की वैल्यू 0 हो गई और एच की वैल्यू क्या हो गई, नॉन जीरो। फिर मैंने क्या किया, इसी फील्ड को और इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो क्या होने लग जाएंगे, इसके सारे मॉलिक्यूल्स इस फील्ड में आने लग जाएंगे, यस और नो। उल्टी हो रही प्रोसेस सारी। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, उसके बाद कितना ही फील्ड अप्लाई कर लो आप लोग बाहर से, ये इसका उससे ज़्यादा फील्ड है, उससे ज़्यादा मैग्नेटाइज ये नहीं हो सकता अभी, कर लोगे। यानी एक टाइम के बाद क्या होगा, अगेन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट्स पे, चाहे बेसिक उल्टी डायरेक्शन में हो। मैग्नेट बनानी है इसको, ऐसे बनेगी ऐसे बने, क्या फर्क पड़ता है भाई, इट इज़ मैग्नेट भी। समझ में नहीं आ रहा अभी। एटम के बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, कांस्टेंट। ये पॉइंट को क्या मान लेते हैं, डी पॉइंट भी। ग्राफ ऐसा आ गया, ओके। अब फिर क्या करेंगे, इस फील्ड को घटाना शुरू करेंगे, जो नेगेटिव फील्ड है कम करना शुरू कर दिया उसको, तो वापस क्या होने लग जाएंगे, इसमें डोमेन बनने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा मेरा पूरा फील्ड हटा दिया मैंने इसका, क्या होगा भाई, इसके पास खुद का क्या हो जाएगा, फील्ड बन जाएगा, क्योंकि डोमेन भी बन रहे हैं वापस, टाइम लग रहा है उसको बनने के लिए। जब तक डोमेन बनेंगे सारे, ये क्या बना रहेगा, मैग्नेट बना रहेगा भाई, कर लोगे भाई। यानी जब हमने फील्ड को घटाना शुरू किया, एक फिर ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे एच की वैल्यू क्या थी, 0 थी, आई की वैल्यू क्या थी, नॉन जीरो थी, इंटरनल फील्ड था उसके पास पहले से। फिर इस फील्ड को क्या करना है, 0 करना है। किस फील्ड को 0 करना है, इंटरनल फील्ड को 0 करना है। तो क्या करोगे, फिर से फील्ड अप्लाई कर दो इस तरीके से कि वो फील्ड क्या हो जाए, इस फील्ड को कैंसिल कर दे। समझ में नहीं आ रहा अभी। फिर क्या कर रहा है, ये फील्ड क्या कर रहा है, इसको कैंसिल करना शुरू कर रहा है। इसको वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, तो ये अगर एच को इंक्रीज़ करूँगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, ये ई पॉइंट मान लेते हैं। एफ पॉइंट पे क्या हुआ, अभी आई की वैल्यू 0 होगी, एच की वैल्यू क्या अभी भी नॉन जीरो है। फिर मैंने मैग्नेट को और इंक्रीज़ कर दिया फील्ड को, वापस मॉलिक्यूल्स कहाँ भाग जाएंगे, उसी डायरेक्शंस में। तो एक टाइम के बाद सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शंस में, और आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अगेन में। वापस ग्राफ कहाँ पे आ जाएगा, जो पहली पोजीशन थी ग्राफ की। समझ में नहीं आ रहा अभी, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर लोगे। इस ग्राफ को बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। लिख लीजिए, द कर्व ए बी सी डी ई एफ ए, द कर्व ए बी सी डी ई एफ ए इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस कर्व। द कर्व, पूरा कर्व के बोल रहा हूँ मैं, द कर्व ए बी सी डी ई एफ ए इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस कर्व। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट आ रहे हैं अभी, बी और ई पॉइंट में खासियत क्या है अभी, बी पॉइंट के ऊपर एच 0 है, आई नॉन जीरो, सेम यहाँ पे भी है, एच 0 है, यानी दोनों पॉइंट सेम है। एक पॉइंट देखा जाए तो
सी और एफ पे सेम कंडीशन हो रही है। सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, आई जीरो है, एच नॉन जीरो है। तो पहले बात करते हैं पॉइंट बी की भी। इसमें डेफिनेशन दो हैं सिर्फ, एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे बात करते हैं तो एच का वैल्यू क्या है, जीरो है भाई, सही है। और आई की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये ओ बी, इसका नाम दिया गया ओ बीज। कितने लीजिए, ओ बी इज कॉल्ड ए रिटेंटिटी। इसको डिफाइन करो, रिटेंटिटी को लिख लीजिए, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन where magnetizing intensity is zero, where magnetizing intensity is zero and intensity of magnetization is non-zero, intensity of magnetization is non-zero। सिर्फ ये डेफिनेशन देने के लिए पूरा टॉपिक करवाया गया है हमको, से भी कर लोगे भाई, हो जाएगा। ये वो डिस्टेंस है ओरिजिन से जहाँ पे क्या होता है, एच तो जीरो होता है और आई क्या होता है, नॉन जीरो होता है भाई। कर पाओगे? ओके भाई। एक और डिस्टेंस है भाई, एट पॉइंट सी मान लें, सी पे चेक करते हैं भाई। एट पॉइंट सी का नाम, सी पे चेक करो क्या हो रहा है भाई, आई तो क्या जीरो है, यस और नो, और एच की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो भी। जो डिस्टेंस है ओ सी, ये डिस्टेंस बराबर होती है, मैंने वैसे ग्राफ में बराबर नहीं दिखा रखी मैंने, ये डिस्टेंस बराबर होती हैं भाई, ये वाली और ये वाली क्या होती हैं, बराबर होती हैं दोनों। ओके, ओ सी क्या है, इसका नाम क्या है, कोरिसिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कोरिसिविटी भी। तो कोरिसिविटी क्या होती है, लिख लीजिए, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, it is the distance from the origin where intensity of magnetization is zero, where intensity of magnetization is zero and magnetizing intensity is non-zero। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज नॉन जीरो। ये वो डिस्टेंस है ओरिजिन से जहाँ पे एच का वैल्यू तो नॉन जीरो मिलेगा आपको और आई का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। इस ग्राफ का यूज क्या है अभी, लिखिए यूज ऑफ हिस्टरीसिस ग्राफ, या यूज सिंपल लिखिएगा, यूज क्या है, क्यों बनाया गया अभी ऐसा, क्या ज़रूरत पड़ी इस ग्राफ को बनाने की। एक तो ये देखने के लिए कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, डाया हैं, पैरा हैं, पैरो हैं, बताने के लिए भी कर लोगे। दूसरी बात, यूज हुआ भी ये ग्राफ, पहला पॉइंट जो हमारे बुक में दे रखा है वो किसके लिए भैया, परमानेंट मैग्नेट भी। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज हुआ अभी। आपके स्पीकर जो लगे हुए आपके घरों में, स्पीकर हैं यूज़ कर रहे हो आप लोग, उसमें जो मैग्नेट होती है कौन सी होती है, वो परमानेंट मैग्नेट होती है, हमेशा बनी रहती है मैग्नेट से। कर लोगे भाई। अब उसको बनाया कैसे गया भाई, किस मेटल का बनाया गया उसको लिख लीजिए। अभी काफ़ी ग्राफ बनाए गए, एक ग्राफ में एक मेटल में ऑब्जर्वेशन कुछ अलग आई, अलग सी आई हुई, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन आई, एक का ग्राफ कुछ ऐसा बना भाई, वाइड, थोड़ा वाइड बना हुई, जिसमें एरिया ज़्यादा कवर हुआ भाई। ये क्या था, एच था, ये क्या था, आई। ये ग्राफ किसका था, स्टील का भी, किसका ग्राफ था, ये स्टील, ठीक है। इस ग्राफ से क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है आपको भी, इसका एच बड़ा है, इसका आई भी बड़ा है, यानी इसको मुश्किल मैग्नेटाइज करना क्या है, मुश्किल है, और उसको डीमैग्नेटाइज करना भी क्या है, मुश्किल है भाई। यस और नो, दोनों काम है भाई। स्टील को मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है और डीमैग्नेटाइज करना भी क्या था, उसको मुश्किल है। अगर मान लेते स्टील को मैग्नेटाइज कर लिया किस तरीके से, तो उतना ही मुश्किल क्या है, उसको डीमैग्नेटाइज करना भी है। इसको बनाया जा सकते हैं एज ए परमानेंट मैग्नेट्स भी। देख लीजिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इसमें लिखिएगा भी, इट इज़ डिफ़िकल्ट
to magnetize. It is difficult to magnetize or demagnetize. Magnetize and demagnetize the steel या steel सिंपल किएगा. It is difficult to magnetize or demagnetize a steel because its IH graph या IH curve, because its IH curve is wide way. Its IH curve is a wide. So we use steel. So we use steel as a permanent magnet भी. सेकेंड पॉइंट डालिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी. इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी होती हैं भी? जो मैग्नेट करंट के फ्लो करने से बनती हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी. ये ऐसे मेटल की बनाई जाए भाई जिसमें हम क्या करें, करंट ऑन करते हो क्या बन जाए? मैग्नेट बन जाए. अब करंट ऑफ करते हो क्या ऑफिस मेटल बन जाए भाई. यानी उसको इजीली क्या कर सकें? मैग्नेटाइज. और इजीली क्या कर सकें? उसको डीमैग्नेटाइज. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो उसके लिए कौन था बेस्ट भी? आयरन था भाई. कर लोगे? उसका ग्राफ बनाया गया आयरन का भी. ग्राफ कैसा बना? बिल्कुल नैरो ग्राफ बना भी, जिसका एरिया बिल्कुल कम था भी. क्या बना दिया मैंने? ग्राफ देखो कैसा बनेगा. नैरो ग्राफ था इसका, बिल्कुल भी एरिया कम था इसका. ये किसके लिए है? इट इज़ फॉर आयरन भी. ओके, लिखिए इट इज़ ईजी टू मैग्नेटाइज. It is easy to magnetize or demagnetize iron. It is easy to magnetize or demagnetize iron because its IH curve is narrow. Because its IH curve is narrow. हो जाएगा भाई. So we use iron as electromagnet भी. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म भी. क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म. अब आपको किसी को मैग्नेटाइज करना है, चुंबक बनाना है, वो किन बातों पर डिपेंड करेगा चुंबक बनाने के लिए उसको भी. इसने इसके लिए पॉइंट बताए भी. पहला पॉइंट देखिए, अगर मैं किसी का फील्ड बढ़ा दूँ, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूँ तो चुंबक आसानी से बन जाएगा वो. ये बात सही है कि नहीं है भाई? अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो भाई टेम्परेचर सब्सटेंस का, क्या वो मैग्नेट रहेगा भाई? अगर किसी मैग्नेट को गर्म करना शुरू कर दो आप लोग तो अपने फील्ड को लूज कर लेगी, वो ख़त्म हो जाएगा उसका फील्ड. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है उसका? कम हो जाता है. उल्टा भी कर लोगे तो इसने क्या बताया लिख लीजिएगा. इट स्टेट दैट intensity of magnetization is directly proportional to magnetic field intensity and inversely proportional to temperature of the substance. Inversely proportional to temperature of the substance. ओके, जो ये बोला गया आपको, क्या बोला गया है? देखिए आई प्रोपोर्शनल टू क्या है? बी है भाई. पहला पॉइंट तो ये बोला गया. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कर लोगे. दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दोनों को मिला कैसे लिख सकता हूँ? आई प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी. यस और नो? यानी आई डिपेंड करता है बी पे
बी क्या होता है अभी कुछ याद है? मैंने लिखा था म्यू नोट एच बी, याद है कि नहीं? बी को भी म्यू नोट एच, म्यू नोट भी कांस्टेंट है, ये लिख सकता हूँ बी प्रोपोर्शनल टू एच बी। इससे क्या मैंने सही लिखा ये बातें? याद रखिए, देखिए आई डिपेंड करता है बी पे और बी डिपेंड कर रहा है एच पे। बोल सकता हूँ कि आई भी एच पे डिपेंड कर रहा होगा भाई, यस सर नो? यानी लिख सकता हूँ उसकी जगह पे आई इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। क्या मैंने सही लिखा? अरे बता दो। यहाँ पे एच नीचे ले आऊँ तो आई बाई एच भी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। ये सही है कि नहीं है अभी? ये क्या होता है? ये जाई होता है, मैग्नेटिक स्टेबिलिटी, याद है कि नहीं है? प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। व्हाट इज जाई? हाउ इजली वी कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस? यस और नो? हाउ इजली वी कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ टेम्परेचर पे भाई। अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उसको इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा है मुश्किल से करेंगे। करोगे तो जाई इज इक्वल टू सी बाई टी, वेयर सी का नाम है क्यूरी कांस्टेंट भी। क्या नाम है इसका? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है तुम लोगों को भी?